Hello everyone, good evening. I welcome you all to today's session, and in today's session we will talk about direct reversal of DNA damage. In our last class we had seen the DNA errors caused due to the action of water, DNA errors caused due to environmental factors and some chemical agents. We will complete that topic, then we will start with direct reversal. There are two types of direct reversal of DNA damage. We will see those things and we will complete this one today, and tomorrow we will talk about excision repair, one more repair pathway. As we had seen mismatch repair pathway, now we are trying to learn the errors caused in DNA. Then from tomorrow onwards we will try to see the pathways by which these errors can be repaired. Yes, I am audible and visible. I am Shell, your educator on CSI Net Life Science category. एंड आज से पहले हमने देखा कि डीएनए में जो एरर्स होते हैं, दीज एरर्स कैन बी ड्यू टू रेप्लिकेशन which are called as replication errors. Then these can be environmental factors like radiation. These can be due to certain chemicals or due to transposons. हमने इतना देखा था कि ये इतनी चीज़ों की वजह से एरर्स डेवलप करते हैं डीएनए में. रेप्लिकेशन एरर जो होता है, इट इज़ सॉल्व्ड बाय प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म. अगर प्रूफ रीडिंग से नहीं सॉल्व होता है देन इट इज़ सॉल्व्ड बाय मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म. तो मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म हमने पूरा देख लिया था. मट एस, मट एच, मट एल, देन UVRD, देन एक्सोन्यूक्लियस. एक्सोन्यूक्लियस में हमने देखा था एक्सोन्यूक्लियस 1, 7 एंड रेक जे. देन वी सॉ द रोल ऑफ DNA पॉलीमरेज 3 एंड DNA लाइपेज. तो मैं मिसमैच रिपेयर पाथवे के पूरे एंजाइम का लिस्ट मैंने अभी आपको बोला. हमने देखा था कि ये मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म में कैसे सारे एंजाइम्स अगर कोई एरर ड्यू टू रेप्लिकेशन डेवलप कर जाता है, दैट इज़ टॉटोमेरिज्म की वजह से अगर एरर डेवलप कर जाता है तो उसे कैसे ठीक कर सकते हैं. देन कल हमने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड केमिकल्स ड्यू टू केमिकल एजेंट्स, ये दोनों टॉपिक स्टार्ट किया था. केमिकल एजेंट्स थोड़ा सा बाकी है, उसको कंप्लीट करने के बाद में वी विल सी द रिपेयर पाथवेज. ठीक है, तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में हमने कल देखा था ड्यू टू वाटर. तो हमने देखा था ड्यू टू हाइड्रोलिसिस व्हाट टाइप्स ऑफ एरर्स कैन डेवलप. ड्यू टू हाइड्रोलिसिस हमने देखा था इन डीएनए व्हेन वाटर कम्स इन कांटेक्ट विद नाइट्रोजनियस बेसिस इट कॉजेज द डीएमिनेशन. वाटर की वजह से नाइट्रोजनियस बेसिस का डीएमिनेशन का प्रोसेस हमने देखा था. देन वाटर ऑल्सो लीड्स टू द ब्रेकडाउन ऑफ एन बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. ये दोनों एरर्स डेवलप करते हैं हाइड्रोलिसिस की वजह से या वाटर की वजह से. क्या क्या? सबसे पहले इट लीड्स टू डीएमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनियस बेसिस एंड दस द नाइट्रोजनियस बेसिस गेट कन्वर्टेड इनटू समथिंग एल्स. देन हमने देखा था वाटर ऑल्सो लीड्स टू द ब्रेकडाउन ऑफ एन बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज विच कनेक्ट्स या विच लिंक्स नाइट्रोजनियस बेस विथ शुगर मॉलिक्यूल. तो ये दोनों की वजह से हमने देखा था व्हाट आर द एरर्स दैट डेवलप इन डीएनए. फिर हमने देखा था द एरर्स दैट डेवलप ड्यू टू आयनाइजिंग, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस एंड सर्टेन केमिकल्स. हमने मीनिंग देखा था आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस का एंड कुछ केमिकल्स का एग्जाम्पल देखा था. सो लेट्स प्रोसीड विद द थिंग. ये सारी चीज़ें हम ख़त्म कर चुके हैं. Now let me tell you something about Unacademy. Unacademy is the largest platform where you can join to crack CSI Net entrance exam. My code is SHELL-K10 which you can use for maximum benefit on this platform. Unacademy की एक ऐप है लर्नर्स ऐप. आप ये डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से. एंड इफ़ यू विल डाउनलोड दिस ऐप you can get many benefits या many free products. The free products are special classes which are live and free. जिस तरह से मैं YouTube पे क्लास लेती हूँ उसी तरह से ऐप पे भी क्लास लेती हूँ मैं और दूसरे लर्नर्स, जिन्हें कहते हैं स्पेशल क्लासेस. एज वेल एज ऐप पे आपको क्विज़ और टेस्ट मिल जाएंगे बहुत सारे तरह के. ये सारे फ्री प्रोडक्ट्स हैं. आप इन्हें यूज़ करने के लिए सिर्फ आपको वो ऐप डाउनलोड करना है, मेरा कोड यूज़ करना है एंड ये कोड यूज़ करने से आप स्पेशल क्लासेस को अनलॉक कर पाएंगे. सो ये चीज़ें करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप ऐप डाउनलोड कीजिए एंड कोड यूज़ कीजिए. स्पेशल क्लास में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको यूट्यूब की क्लासेस में नहीं मिलेंगे. जैसे कि इंटरैक्टिव होती है ये क्लासेस. आप वन ऑन वन मुझसे डाउट पूछ सकते हैं. यहाँ पे पोल्स होते हैं जहाँ पे ऑलरेडी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या कुछ ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर ऑलरेडी फीड कर दिया जाता है और आपको अपने आप ही एक क्वेश्चन का आंसर करने का टाइम दिया जाएगा. आप आंसर करेंगे, आपको पता चलेगा कि आपका आंसर सही है या गलत है. रेज हैंड का ऑप्शन होता है. आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं. नेवर आपको हर क्लासेस का नोटिफिकेशन जाता रहेगा. वहाँ पे हर पावर पॉइंट PDF के फॉर्मेट में आपको मिलेगा. आप कहाँ भी कहीं भी क्लासेस कर सकते हैं.
देन अगर आपको यूट्यूब की क्लासेस और ऐप की क्लासेस ये सारी चीज़ें पसंद आती है तो आप अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन दो तरह की है, प्लस एंड आइकॉनिक। प्लस और आइकॉनिक दोनों में ही लाइव क्लासेस होती हैं, दोनों में स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं, मतलब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप टारगेट कर रहे हैं, अगर आप दिसंबर के लिए टारगेट कर रहे हैं तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा पॉइंट वाइज, और सारे डाउट्स क्लियर होंगे लाइव क्लासेस में। आप टाइम टू टाइम टेस्ट और क्विज देंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। इसके अलावा आप जिस एडुकेटर्स का क्लास देखना चाहते हैं उस एडुकेटर का क्लास आपको मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगी। आइकॉनिक में प्लस से ज़्यादा बेनिफिट्स है। आइकॉनिक में ये बेनिफिट्स के अलावा आपको एक पर्सनल गाइड मिलेगा जो आपको पर्सनल लेवल पे डाउट सॉल्व करके देगा, एंड आपको स्टडी प्लानर मिलेगा, टेस्ट एनालिसिस एंड स्टडी मटेरियल। तो ये बेनिफिट्स आपको मिलेंगे अगर आपने आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लिया। तो प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आइकॉनिक इज़ मच बेटर दैन प्लस। अब यहाँ पे चार्जेस हैं आइकॉनिक के। 6 मंथ्स का है 2083 पर मंथ, टोटल है 6250। 6 मंथ्स का है 1643 पर मंथ, टोटल है 9860। 12 मंथ्स का है 1027 पर मंथ, टोटल है 12325। 24 मंथ्स का है 708 पर मंथ एंड टोटल है 17000। आप अगर चाहते हैं कि मैं आपकी क्लासेस लूँ यूट्यूब पे एंड प्लस या आइकॉनिक के प्लेटफॉर्म पे मैं आपको दूसरे एडुकेटर्स के साथ पढ़ाऊँ, तो आपको मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा, शेल K10। ये रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% ऑफ तो मिलेगा ही, साथ ही साथ मैं कंटिन्यू करूँगी आपको पढ़ाना यूट्यूब पे एंड प्लस या आइकॉनिक के प्लेटफॉर्म पे। सो इफ़ यू वांट मी टू कंटिन्यू टीचिंग यू, when you will buy the subscription you have to use this code while buying the subscription. देन यहाँ पे आइकॉनिक के प्राइजेस है। 6 मंथ्स का है 3000 पर मंथ, 18000 टोटल। 12 मंथ्स का है 2167 पर मंथ, 26000 टोटल। एंड 24 मंथ्स का है 1875 पर मंथ एंड 45000 टोटल। सेम अगर आप चाहते हैं कि मैं यूट्यूब पे एंड प्लस या आइकॉनिक के प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ाना कंटिन्यू करूँ, तो आप सब्सक्रिप्शन जब लेंगे यू हैव टू यूज़ माई रेफरल कोड शेल K10। इससे आपको 10% ऑफ मिलेगा, प्लस आई विल बी योर गाइड ऑन द प्लस और आइकॉनिक प्लेटफॉर्म एंड आई विल कंटिन्यू टीचिंग ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म। देन आप सब्सक्रिप्शन लेंगे अगर, तो जैसे कि आपने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का 12 मंथ्स का पैकेज लिया है, 26000 है उसका चार्जेस, आप इस तरह से भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं 8668 रुपीज़ को में इसको डिवाइड कर दीजिए, ऐसे आपको 3 बार में आप पे कर सकते हैं 22 सितंबर तक। वैसे ही 13000 के फॉर्मेट में आप 2 बार में पे कर सकते हैं इतने अमाउंट को, तो आप इस तरह से भी पेमेंट कर सकते हैं। देन अभी प्राइजेस हाइक होने वाले हैं, 3 मंथ्स का प्राइजेस हाइक हो सकता है प्लस एंड आइकॉनिक का। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाई इट। ये एक ऑफ़र था जो कि जा चुका है 15 सितंबर तक, एंड ये मेगा ऑफ़र भी 17 सितंबर तक ही था, मतलब कल तक था, जिसमें आपको 25% ऑफ मिलता। देन टारगेट JRF इस तरह से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ देखिए कॉमर्स के स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ भी देखिए कॉमर्स का बैच स्टार्ट हो रहा है, यहाँ देख सकते हैं केमिकल साइंस का स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह से लाइफ साइंस का भी स्टार्ट होगा इफ़ मोर एंड मोर ऑफ यू विल बाई सब्सक्रिप्शन यूजिंग माई रेफरल कोड। देन अगर ये तो था अनअकैडमी के बारे में। अब हम अपनी पढ़ाई के बाद आते हैं। एरर जो आता है DNA में, अगर उसे रिपेयर नहीं किया जाता है, दैट लीड्स टू परमानेंट डैमेज, दैट इज म्यूटेशन। देन सोर्सेज ऑफ म्यूटेशन में हमने देखा था रेप्लिकेशन ड्यू टू टॉटोमेरिज्म, देखिए टॉटोमेरिज्म हमने पूरा देखा था। देन एनवायरमेंटल डैमेज, केमिकल डैमेज एंड ट्रांसपोजन्स, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया था, ये सब हम देख चुके हैं। रेप्लिकेशन स्लिपेज हम देख चुके हैं। देन हमने देख लिया था मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म का, ये पाथवे हमने पढ़ लिया है। देन हेमी मिथाइलेशन का कॉन्सेप्ट देख लिया है। फिर हमने देख लिया है एक्सोन्यूक्लियस की वैरायटी है, कौन सा एक्सोन्यूक्लियस यूज़ होगा ये भी हमने देख लिया है। देन यूकैरियोटिक सेल में यही सारा प्रोसेस कैसे होगा ये भी चेक कर लिया है। देन DNA का ये वाला चीज़ सब हमने कल पढ़ा था। इसमें हमने देखा था DNA में ड्यू टू वाटर भी डैमेज हो सकता है। सो DNA में कल हमने देखा था ड्यू टू वाटर इट अंडरगोज द नाइट्रोजीनियस बेसिस में अंडरगो डीएमिनेशन और N-बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ब्रेकेज टेक्स प्लेस। ये चीज़ें हमने देखी थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं डैमेज ड्यू टू वाटर में हमने देखा था साइटोसिन डैमेज होने से यूरासिल में कन्वर्ट हो जाता है। देन एडेनाइन अगर डीएमिनेशन होता है तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू हाइपोजैंथिन। देन हमने देखा था ग्वानिन अगर डीएमिनेशन करता है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू जैंथिन। तो ये चीज़ें देखी थी हमने। प्रियंका बेटा हेलो।
सो ये हमने देखा था, साइटोसिन अपॉन डीएमिनेशन गेट्स कन्वर्टेड इनटू यूरासिल, एडेनाइन अपॉन डीएमिनेशन गेट्स कन्वर्टेड इनटू हाइपोजैंथिन एंड ग्वानिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू जैंथिन। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था CAGUHX, इस तरह से याद रखेंगे तो याद रहेगा। दीज आर अननेचुरल चेंजेस ड्यू टू वाटर। अननेचुरल क्यों? क्योंकि हाइपोजैंथिन, जैंथिन ये नेचुरल बेसिस नहीं है, ना ही यूरासिल एक नेचुरल बेस है डीएनए का। डीएनए में नेचुरली यूरासिल नहीं होता है, तो दीज आर अननेचुरल चेंजेस। देन वी सॉ द ब्रेकडाउन ऑफ एन बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कैन ऑल्सो टेक प्लेस। यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए ये ग्वानिन है एंड यहाँ पे शुगर है, तो ये शुगर जो ग्वानिन से साथ अटैच्ड है इस बॉन्ड की वजह से अटैच्ड है, एंड दिस बॉन्ड इज एन बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एंड ये अगर ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ देख सकते हैं दिस इज ए प्यूरिनिक साइट डेवलप्स। ए प्यूरिनिक साइट मतलब यहाँ पे ग्वानिन जो था इट वाज द प्यूरिन विच वाज अटैच्ड विथ शुगर, लेकिन ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होने की वजह से ये नाइट्रोजेनियस बेस वहाँ से मूव हो जाता है एंड सिर्फ शुगर रह जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज ए प्यूरिनिक साइट। तो एन बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड टूटने से ए प्यूरिनिक साइट्स डेवलप कर सकता है। प्रियंका बेटा, मैंने बफर और एसिड बेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है ऐप के ऊपर, पहला क्लास स्टार्ट कर दिया, आप वो देख सकते हैं। आप देखे नहीं थे, मैं लाइव क्लास लिया था ऐप पे 11 o'clock पे वेडनेसडे को, और वो कंटिन्यू करूँगी फिर वेडनेसडे को, उसमें फिर पीएच अब इंट्रोड्यूस होगा एंड बफर का और आगे बढ़ाया जाएगा। कॉन्सेप्चुअल मैंने पहला क्लास कर दिया है, तो आप वो देख लीजिए। सो यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज ए प्यूरिनिक साइट। ये देखा था हमने, अननेचुरल चीज़ें कल चेक कर ली थी। देन नेचुरल चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं, एडेनाइन देखिए, हाइपोजैंथिन, ये हाइपोजैंथिन का स्ट्रक्चर है। कैसे याद रखेंगे? अगर आपको एडेनाइन का स्ट्रक्चर याद है तो सिंपल इतना याद रखना है कि डीएमिनेशन की वजह से एडेनाइन हाइपोजैंथिन में कन्वर्ट हो जाता है जब वाटर ऐड हो जाता है इस सिस्टम में। तो ये देखिए, ये जो अमीनो ग्रुप है ये चला गया इस जगह पे, यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सो ग्रुप आ गया एंड दिस इज हाइपोजैंथिन। वैसे ही देख सकते हैं यहाँ पे ग्वानिन है, ग्वानिन का देखिए यहाँ पे अमीनो ग्रुप है, ये अगर रिमूव हो जाता है तो ग्वानिन कन्वर्ट होता है जैंथिन में, देखिए यहाँ पे ये ऑक्सो ग्रुप है। तो ये चीज़ें हमने चेक कल देख लिया था। प्रिंसू गुड इवनिंग बेटा। हाँ प्रियंका बेटा, वो स्टार्ट किया है कॉन्सेप्चुअल, धीरे धीरे वो बिल्डअप होगा, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था कि ये तो क्या क्या देखा हमने अभी, साइटोसिन टू यूरासिल, एडेनाइन टू हाइपोजैंथिन एंड ग्वानिन टू जैंथिन एंड ए प्यूरिनिक साइट, इतना हमने 4 चीज़ें कल देखी। इसके अलावा 5th जो है वो नेचुरल कंडीशन है। नेचुरल कंडीशन क्या हमने देखा था कि 5-मिथाइल साइटोसिन अगर डीएमिनेशन होता है तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू थाइमिन। दिस इज़ अ नेचुरल चेंज, मतलब थाइमिन जो है वो एक नेचुरल बेस है एंड थाइमिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 5-मिथाइल साइटोसिन ड्यू टू डीएमिनेशन व्हेन वाटर इज एडेड। 5-मिथाइल साइटोसिन कहाँ से आया? मैंने कल आपको बताया था, CG आइलैंड अगर डीएनए में होता है तो उसका जो साइटोसिन होता है इट गेट्स मिथाइलेटेड एट 5th पोजीशन। इस फॉर्म में देखिए यहाँ पे ये 5th पोजीशन में मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है इन 5-मिथाइल एंड कन्वर्ट्स साइटोसिन इंटू 5-मिथाइल साइटोसिन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। एंड 5-मिथाइल साइटोसिन का ये अमीनो ग्रुप वाटर के प्रेजेंस में चला जाता है एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू दिस ऑक्सो ग्रुप, एंड इस वजह से 5-मिथाइल साइटोसिन का जो अब नया स्ट्रक्चर है दैट इज थाइमिन, दैट इज ऑफ थाइमिन। यहाँ चेक कर सकते हैं, ये देखिए 5-मिथाइल साइटोसिन। पहली बात तो एक मॉडिफाइड बेस पहले से ही है, क्योंकि यूकैरियोट्स में अगर CG प्रेजेंट है कहीं पे तो वहाँ का साइटोसिन में मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है 5th पोजीशन में, एंड ये एक मॉडिफाइड बेस है। ये जो मॉडिफाइड बेस है इसका ये जो अमीनो ग्रुप है ये चला जाता है ड्यू टू एडिशन ऑफ वाटर एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू दिस ऑक्सो ग्रुप, देखिए, एंड दिस इज थाइमिन। सो दिस इज अ नेचुरल चेंज ड्यू टू वाटर। ये चीज़ें हमने देखी थी। उसके बाद नया चीज़ हमने देखा कि डीएनए कैन बी डैमेज बाय अल्काइलेशन, ऑक्सीडेशन एंड रेडिएशन। हमने उसमें देखा कि अल्काइलेशन क्या होता है, पहले कंप्लीट किया था कल। अल्काइलेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप क्या होता है? CnH2n+1, मतलब अल्काइल ग्रुप्स आर द केमिकल्स कंटेनिंग केमिकल एजेंट सब्सटेंसेस कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द फॉर्मूला CnH2n+1। ये चीज़ें कल हमने कर ली थी, मैं बस रिपीट करा रही हूँ। तो अल्काइलेशन क्या होता है? जस्ट अल्काइल ग्रुप ऐड होता है CnH2n+1 के टर्म्स में इन द रिएक्टिव साइट्स। तो अल्काइलेटिंग केमिकल्स जो है उनके एग्जांपल हमने देखे थे, नाइट्रोसेमाइंस एंड सेमाइंस एंड N-मिथाइल N1 नाइट्रो ग्वानिडाइन। इन दोनों की वजह से जस्ट एक अल्काइल ग्रुप ऐड हो जाता है।
एंड मोस्ट कॉमनली अल्काइलेटेड नाइट्रोजनियस बेस है ग्वानिन। ग्वानिन का 6th कार्बन जो है वो आसानी से अल्काइलेटेड हो जाता है। देखिए ये ग्वानिन है, ये है देखिए 6th कार्बन, ये जो है ये 6th कार्बन है एंड इट इज़ प्रेजेंट इन दिस फॉर्म, लेकिन यहाँ पे आसानी से मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है। दिस इज ड्यू टू नाइट्रोसेमाइंस एंड एन मिथाइल N1 नाइट्रोसोग्वानिडाइन। ये दोनों केमिकल के कांटेक्ट में अगर डीएनए आ जाएगा तो आसानी से नाइट्रोजनियस बेसिस में अल्काइल ग्रुप्स ऐड हो जाते हैं। नॉर्मली मिथाइल एंड इथाइल ग्रुप ऐड होता है। जो कॉमनली मिथाइलेटेड या अल्काइलेटेड नाइट्रोजनियस बेस है वो है ग्वानिन। ग्वानिन के 6th पोजीशन में आप देख सकते हैं ये 6th कार्बन है, उसमें ऑक्सो ग्रुप पहले रहता है, C डबल बॉन्ड हो, जो कि अब कन्वर्ट हो जाता है इस फॉर्म में, तो इसका नाम हो जाता है अब O6 मिथाइल ग्वानिन, तो या O6 ग्वानिन, इस तरह से भी नाम रहता है, मॉडिफाइड फॉर्म जो ये है। एंड दिस वन इफ इट बेस पेयर्स विद एडेनाइन ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, ये जो O6 मिथाइल ग्वानिन बना है इसी को ऑक्सो जी भी कहते हैं। तो ऑक्सो जी एडक्ट जो है ये बेस पेयर्स विद एडेनाइन। मेन प्रॉब्लम यही है कि अगर ग्वानिन में अल्काइल ग्रुप ऐड हो जाएगा इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑक्सो जी एडक्ट या O6 मिथाइल ग्वानिन। 6th पोजीशन में मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है, तो या तो वो O6 मिथाइल ग्वानिन या ऑक्सो जी एडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एंड इसकी प्रॉब्लम है कि ये एडेनाइन के साथ बेस पेयर होता है, तो अगर ग्वानिन कहीं डीएनए में प्रेजेंट है एंड वहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया तो वो एडेनाइन के साथ बेस पेयर करता है। फिर अब ये दोनों जब एज अ टेम्पलेट यूज़ होंगे, तो यहाँ देखिए ग्वानिन यूज़ होगा, यहाँ पे देखिए एडेनाइन, मिथाइलेटेड ग्वानिन और एडेनाइन। एडेनाइन होगा जो थाइमिन के साथ बेस पेयर कर जाएगा। तो ऑक्सो जी एडक्ट की वजह से AT बेस पेयरिंग डेवलप कर जाएगी, जो कि पहले G और C था। G के साथ में अगर टेम्पलेट है तो C पेयर होता था, C टेम्पलेट था तो G पेयर होता था, लेकिन ऑक्सो जी होने की वजह से ऑक्सो जी A के साथ पेयर होता है और AT के साथ ऑक्सो जी फिर से A के साथ पेयर होगा। तो इस तरह से डीएनए में गलत बेस पेयरिंग्स डेवलप कर जाएगी ड्यू टू दिस अल्काइलेटिंग एजेंट। तो हमने अभी तक देखा ड्यू टू वाटर क्या क्या प्रॉब्लम आती है, फिर हमने देखा ड्यू टू अल्काइलेटिंग एजेंट क्या क्या प्रॉब्लम आता है। तो अल्काइलेटिंग एजेंट के साथ जो प्रॉब्लम्स थी वो भी चेक कर ली, देख सकते हैं O6 मिथाइल ग्वानिन डेवलप कर जाता है। तो ये O6 मिथाइल ग्वानिन या ये जो ऑक्सो जी नहीं बोलते हैं उसको, सॉरी O6 मिथाइल ग्वानिन, एक सेकेंड, ग्वानिन जो अभी हमने देखा उसके 6th पोजीशन में, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6th पोजीशन में मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया है, ये वाले पोजीशन में ये ऐसा है डबल बॉन्ड 2, ठीक है ना, ये है ऑक्सो। अब दिस वन लुक्स लाइक दिस, so this is O6 methyl guanine. O6 methyl guanine pairs with adenine. अब इस वजह से सारे बेस पेयरिंग्स डेवलप करेंगे, रॉन्ग बेस पेयरिंग्स। तो ये हमने देखा सेकेंड। सबसे पहले देखा वाटर की वजह से बहुत सारी चीज़ें देखी, उसके बाद अल्काइलेटिंग एजेंट की वजह से देखा एंड अल्काइलेटिंग एजेंट का एग्जाम्पल देखा, अल्काइलेटिंग एजेंट की वजह से क्या प्रॉब्लम आती है वो भी देख लिया। अब हम देखते हैं आयनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन की वजह से क्या प्रॉब्लम आता है, मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर्स को अब हम चेक करेंगे। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में रेडिएशन ही आता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे केमिकल्स की वजह से क्या एरर आता है, ठीक है। हो गया कंप्लीट, क्योंकि रेप्लिकेशन एरर हम देख चुके हैं, रेप्लिकेशन एरर का रिपेयर देख चुके हैं हम। इसके बाद देख रहे हैं एरर ड्यू टू वाटर, हाइड्रोलिसिस की वजह से क्या एरर आता है। फिर हमने देखा एरर ड्यू टू अल्काइलेटिंग एजेंट्स, एरर ड्यू टू एनवायरमेंटल एजेंट्स, फिर हम देखेंगे एरर्स ड्यू टू केमिकल्स। तो इस तरह से सारे एरर्स हम चेक कर लेंगे। मिसमैच रिपेयर पाथवे देख चुके हैं, आज एक रिपेयर पाथवे देखेंगे एंड आज डायरेक्ट रिपेयर देखेंगे डीएनए का, जिसमें कोई पाथवे एज सच फॉलो नहीं हुआ है। एंड कल से फिर नए रिपेयर पाथवेज देखेंगे जिसमें कि ये सारे एरर्स को रिपेयर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर का लेआउट है। तो डीएनए जो है दैट इज़ ऑलवेज सब्जेक्टेड टू सर्टेन आयनाइजिंग रेडिएशंस, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आएगा रेडिएशन। हमने अल्काइलेशन तो देख लिया, अल्काइलेशन किसी केमिकल की वजह से होता है ना। ऑक्सीडेशन ये भी केमिकल्स की वजह से होता है।
ठीक है। रेडिएशन एनवायरमेंटल फैक्टर में आता है। वाटर की वजह से एरर देख चुके हैं। सो बेसिकली हमने वाटर की वजह से एरर देख लिया, अल्काइलेटिंग केमिकल की वजह से एरर देख लिया। अभी हम देखेंगे रेडिएशन की वजह से एरर एंड ऑक्सीडेशन की वजह से एरर। ऑक्सीडेशन भी केमिकल्स की वजह से होता है एंड रेडिएशन जो है डैट कम्स अंडर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इसके बाद फिर हम कुछ केमिकल्स देखेंगे विच कॉम्पीट विद द नाइट्रोजनियस बेसिस। इसके बाद हम जो केमिकल्स देखेंगे वो नाइट्रोजनियस बेसिस को चेंज नहीं करते हैं, ना उसमें कुछ ऐड करते हैं ना उससे कुछ हटाते हैं, वो केमिकल ही ऐड हो जाते हैं, एंटर कर जाते हैं हमारे डीएनए के स्ट्रक्चर में। सो उन केमिकल्स का भी लिस्ट देखेंगे। सो ओवरऑल हम इन तरह का इतने फॉलोइंग टाइप्स का एरर्स देखने वाले। क्या क्या हमने वाटर की वजह से देख लिया, हाइड्रोलिसिस की वजह से वी हैव ऑलरेडी लर्न। हाइड्रोलिसिस की वजह से क्या क्या होता है, डीएमिनेशन होता है, उसका पूरा लिस्ट। एक सेकेंड। डीएमिनेशन की वजह से जो प्रॉब्लम, वाटर की वजह से डीएमिनेशन होता है जो हमने देख लिया। इसके बाद हमने देखा वाटर की वजह से एन बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड टूटता है एंड ए प्यूरिनिक साइड डेवलप करता है, ये पूरा कंप्लीट कर लिया है हमने। इसके बाद हमने देखा अल्काइलेटिंग एजेंट की वजह से क्या होता है, अल्काइलेशन होता है। अभी हम देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से क्या होता है। फिर हम देखेंगे नाइट्रोजन आयनाइजिंग रेडिएशन की वजह से क्या होता है, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन की वजह से क्या होता है। उसके बाद एक केमिकल का लिस्ट देखेंगे जो कि नाइट्रोजनियस बेसिस के साथ में कॉम्पीट करते हैं, उनकी जगह लेके डीएनए में घुस जाते हैं। तो ये ओवरऑल आइडिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की वजह से। क्योंकि अभी अल्काइलेटिंग एजेंट का देखा, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का देख लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो हैं इनका एग्जाम्पल हो गया ROS या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। सर्टेन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड दीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स दे ऑक्सीडाइज द नाइट्रोजनियस बेसिस इन डीएनए। ठीक है, क्या बोला मैंने कि सर्टेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर, द एग्जाम्पल इज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज एंड दीज कैन बी जनरेटेड बाय आयोनाइजिंग रेडिएशंस। मतलब oxidizing agents, examples are reactive oxygen species and these oxidizing agents are generated by ionizing radiations। ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी देख रहे हैं एंड आयोनाइजिंग रेडिएशन की वजह से क्या हो रहा है वो भी देख रहे हैं। क्या क्या देख रहे हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशंस जो हैं दे कैन जनरेट सर्टेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स विच द एग्जाम्पल ऑफ विच इज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। क्या इसका मतलब है, सबसे पहले चेक करते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन का क्या मतलब है। सो रेडिएशन दो तरह के होते हैं, आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग। कल मैंने बताया था आयोनाइजिंग रेडिएशंस आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब आयोनाइजिंग रेडिएशंस का एग्जांपल है गामा रेज, एक्स रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज एंड हायर एनर्जी यूवी रेज। तो गामा रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज, हायर एनर्जी यूवी रेज, एक्स रेज, ये एग्जाम्पल्स हो गए आयोनाइजिंग रेडिएशंस के। एंड दीज आयोनाइजिंग रेडिएशंस दे कैन आयोनाइज द एटम्स और मॉलिक्यूल्स बाय डिटैचिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देम। मतलब सर्टेन एटम्स और मॉलिक्यूल्स, उनसे अगर आयोनाइजिंग रेडिएशन टकरा जाते हैं तो उन एटम्स या मॉलिक्यूल्स से वो इलेक्ट्रॉन को हटा देते हैं और उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। ठीक है, उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, देख सकते हैं। और फिर उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एग्जांपल हो गया रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो कि डीएनए पे अटैक कर सकते हैं। तो देखिए डीएनए इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू अटैक फ्रॉम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। These oxidizing agents are generated by ionizing radiations and by chemical agents that generate free radicals। मतलब certain oxidizing agents, उनका example है reactive oxygen species। These oxidizing agents are produced by, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला chemicals की वजह से भी produce होते हैं and ionizing radiation की वजह से भी produce होते हैं। तो सर्टेन आयनाइजिंग रेडिएशन का काम क्या होता है, अगर आयनाइजिंग रेडिएशन किसी भी एटम के साथ में कांटेक्ट में आएगा उस एटम या मॉलिक्यूल से वो इलेक्ट्रॉन को हटा देगा एंड उसे कन्वर्ट कर देगा फ्री रेडिकल में। फ्री रेडिकल क्या होता है देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये दोनों उसके इलेक्ट्रॉनिक शेल्स हैं। ये आउटर मोस्ट शेल है, देखिए यहाँ पे ये दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी दो पेयर्ड था लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को हटा दिया आयनाइजिंग रेडिएशन या केमिकल ने। तो सर्टेन केमिकल्स एंड आयनाइजिंग रेडिएशंस व्हेन इंटरैक्ट विद सर्टेन
atoms, they convert या they remove electron from it and convert them into free radical. एंड यही फ्री रेडिकल अगर हमारे डीएनए के नाइट्रोजनियस बेसिस के साथ इंटरैक्ट करेगा उसमें एरर डेवलप करेगा। आगे आप लोगों को समझिए। तो यहाँ देख सकते हैं आयनाइजिंग रेडिएशंस या सर्टेन केमिकल्स, दे यहाँ पे देख सकते हैं these potent oxidizing agents are generated by ionizing radiations and by chemical agents। तो जो आयनाइजिंग रेडिएशंस और केमिकल एजेंट्स कभी कभी क्या करते हैं हमारी बॉडी में कि ज़्यादातर तो आयनाइजिंग रेडिएशंस से तो कम हम इंटरैक्ट करते हैं। आयनाइजिंग रेडिएशन मतलब एक्सरे, गामा रे, यूवी रेस, हायर एनर्जी, अल्फा रे, बीटा रे, इनके इंटरैक्शन में तो हम कम आते हैं, लेकिन केमिकल एजेंट्स तो हमारी बॉडी में बहुत सारे हैं। तो केमिकल एजेंट्स या आयनाइजिंग रेडिएशंस अगर हमारे बॉडी में किसी एटम या मॉलिक्यूल के इंटरैक्शन में आ गया, उनसे एक इलेक्ट्रॉन को हटा देगा, उसे कन्वर्ट कर देगा फ्री रेडिकल में। एंड वही फ्री रेडिकल जो है वही हमारे डीएनए को अटैक कर सकता है एंड उन्हें कहा जाता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ का एग्जाम्पल यहाँ पे सुपर ऑक्साइड आयन, पेरोक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड रेडिकल देख सकते हैं यहाँ पे। एंड सुपर ऑक्साइड आयन जो है इट इज़ फ्री रेडिकल, इट इज़ अ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़। एंड सुपर ऑक्साइड के बाद ही बाकी सारे आते हैं, H2O2 या OH का फ्री रेडिकल, ये सारी चीज़ें सुपर ऑक्साइड की वजह से ही आता है। तो हम देख सकते हैं कि डीएनए जो है वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की वजह से भी उसको प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले तो ये डीएनए जो नाइट्रोजेनियस बेसिस है दे आर ऑल्सो अटैक्ड बाय रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, ठीक है। दीज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ आर जनरेटेड बाय आयनाइजिंग रेडिएशंस एंड केमिकल्स, बस इतना ही, ठीक है। एंड ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हैं क्या? दीज आर द ऑक्सीजन related things, these are the atoms of oxygen which are which after coming in contact with ionizing radiations or certain chemicals have lost their electrons in the outermost shell। इतना ही बस, ठीक है। तो इस तरह से वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ उन्हें कहा जाता है। एंड सबसे कॉमन एग्जांपल है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्वानिन। एंड अगर ये कांटेक्ट में आ जाते हैं तो नाइट्रोजनियस बेसिस को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। भारती बेटा गुड इवनिंग, यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो आशुतोष बेटा, दो ही लोग क्यों हैं? मुझे ऐसे ही होता है बेटा। चलिए, क्या मैं बोल रही थी अभी तक आपको समझ में आया? डीएनए में नाइट्रोजनियस बेसिस, दीज कैन ऑल्सो बी अटैक्ड बिकॉज ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ क्या है? दे आर ऑक्सीजन रिलेटेड थिंग्स लाइक पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो एंड ये है क्या? इनमें दीज आर ऑक्सीजन रिलेटेड स्पीशीज़ विच आर फ्री रेडिकल्स, जिनमें कि एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट कर दिया जाता है। हो गया। ये डेवलप कैसे करते हैं? बिकॉज ऑफ इंटरैक्शन विद द आयनाइजिंग रेडिएशंस एंड केमिकल्स। बस आयनाइजिंग रेडिएशन क्या है? दीज आर द हार्मफुल रेज लाइक अल्फा, बीटा, गामा एंड हायर यूवी रेज, हायर एनर्जी यूवी रेज विच व्हेन इंटरैक्ट विद द एटम्स, लाइक अगर वो ऑक्सीजन के साथ में इंटरैक्ट किए, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक बनाया है। अगर वो O2 के साथ इंटरैक्ट किए, एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, तो हो सकता है कि इसके साथ में आयनाइजिंग रेडिएशन एंड केमिकल इसके साथ इंटरैक्ट करने से इसे वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ में कन्वर्ट कर दें। एंड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ आर ऑक्सीजन रिलेटेड थिंग्स विच आर इन दिस फॉर्म, ठीक है। एंड वो इंटरैक्ट कर जाते हैं नाइट्रोजनियस बेसिस के साथ में। कॉमन एग्जाम्पल है ग्वानिन का, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्वानिन। यहाँ देख सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ग्वानिन हुआ है। यहाँ देखिए इस पोजीशन में ग्वानिन के, मैं इसको एनलार्ज करके दिखाती हूँ। यहाँ देखिए, ये देखिए ऑक्सीडाइज होने के बाद में इस तरह से दिखेगा। तो ये ऑक्सीडेशन का साइट है, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ये CH जो है यहाँ पे ये H चला जाएगा एंड इट इज़ रिप्लेस्ड विद दिस ऑक्सो ग्रुप। ये है हमारा OG एडक्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑक्सो G एडक्ट, ठीक है। एंड ये जो है ये भी एडेनाइन के साथ पैर करता है साइटोसिन के जगह पे। नॉर्मली ग्वानिन साइटोसिन के साथ पैर करता है, लेकिन ये ऑक्सो G एडक्ट जो है वो एडेनाइन के साथ पैर कर जाता है। आ रहा है समझ में? हमने यहाँ पे देखा था यहाँ पे देखा था, यहाँ पे क्या देखा था हमने? अल्काइलेशन की वजह से क्या हुआ था? ग्वानिन जो है
उसमें एल्काइलेशन की वजह से वो कन्वर्ट हो जाता था O6 मिथाइल ग्वानिन। देखिए आप अगर इस तरह से नहीं पढ़ेंगे सब भूल जाएंगे, आपको पुरानी चीज़ें नई चीज़ों से कंपेयर कर करके पढ़ना पड़ेगा, किसके साथ कौन सा इंटरैक्ट कर रहा है, क्या चेंज आ रहा है, और वो फिर नया किसके साथ बेस पेयर कर रहा है। यहाँ देख सकते हैं एल्काइलेशन की वजह से ग्वानिन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है O6 मिथाइल ग्वानिन में, मतलब उसके 6th पोजीशन में मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है। एंड वो नॉर्मली जो कि साइटोसिन से पेयर करना था, अब वो थाइमिन के साथ पेयर करने लग जाएगा। एंड थाइमिन के साथ पेयर करने लग जाएगा तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, थाइमिन जो है वो टेम्पलेट की तरह काम करेगा, एडेनाइन ऐड हो जाएगा। हमने देख लिया ये वाला। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की वजह से होगा, विच आर सर्टेन केमिकल्स और इंफ्रा और आयनाइजिंग रेडिएशंस। तो आयनाइजिंग रेडिएशंस और सर्टेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की वजह से भी डीएनए में प्रॉब्लम आती है। सेम एग्जांपल ग्वानिन, ग्वानिन ऑक्सीडाइज होने से इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑक्सो जी एडक्ट विच बेयर्स विथ एडेनाइन। हो गया, दोनों चीज़ याद रह जाएगा क्या क्या। एल्काइलेशन की वजह से वी गेट O6 मिथाइल ग्वानिन विच पेयर्स विथ थाइमिन। ऑक्सीडेशन की वजह से वी गेट ऑक्सो जी एडक्ट विच पेयर्स विथ एडेनाइन। आई होप आप लोग को क्लियर है। ऑक्सो जी एडक्ट कैसे बनता है, ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक आयनाइजिंग रेडिएशंस एंड सर्टेन केमिकल्स। आ गया समझ में। तो आयनाइजिंग रेडिएशंस एंड सर्टेन केमिकल्स दे ऑल्सो लीड टू ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का कॉमन एग्जाम्पल है ग्वानिन ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सो जी एडक्ट बना लेता है जो कि एडेनाइन के साथ पेयर होता है। एल्काइलेशन के बाद जो ग्वानिन आता है वो थाइमिन के साथ पेयर होता है। वाटर वाले प्रॉब्लम्स हमने चेक कर लिए हैं, तो वाटर वाली प्रॉब्लम्स हो गई। एल्काइलेशन की वजह से जो प्रॉब्लम होगी वो देख लिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से जो प्रॉब्लम होगा वो देख लिया, आयनाइजिंग रेडिएशन की वजह से जो प्रॉब्लम होगा वो भी देख लिया। आयनाइजिंग रेडिएशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से सेम प्रॉब्लम होगी, ये दोनों ही ऑक्सीडाइज कर देंगे। अब आएगा नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस, ठीक है। तो डीएनए इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू अटैक फ्रॉम ROS। ये ROS बनता कैसे है, ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है कौन से, आयनाइजिंग रेडिएशंस एंड केमिकल एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स करते क्या है, मोस्ट कॉमन एग्जांपल है ऑक्सो जी एडक्ट, जो कि नॉर्मली साइटोसिन के साथ पेयर होने की जगह पे एडेनाइन के साथ पेयर हो जाता है। मिथाइल ग्वानिन थाइमिन के साथ पेयर होता है, ऑक्सो जी एडक्ट एडेनाइन के साथ पेयर होता है। आई होप आप लोग का क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखते हैं नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस क्या करते हैं। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस का एग्जांपल हो गया लोअर एनर्जी यूवी रिंग्स। आयनाइजिंग रेडिएशंस क्या करते थे, जिस भी एटम के इंटरैक्शन में आएंगे उस एटम से इलेक्ट्रॉन को हटा के उसे फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देते थे। यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए, ये यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन रहना था जो नहीं है, तो ये नहीं है, इस वजह से ये एक फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। ये काम था नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का। एग्जांपल था अल्फा बीटा गामा, देन हायर एनर्जी यूवी रेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देन नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस क्या करते हैं। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस जो हैं उनका एग्जांपल हो गया लोअर एनर्जी यूवी रेज। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देख लेंगे, हायर एनर्जी एंड लोअर एनर्जी एंड की बात हो रही है। तो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस जो हैं उसका वेवलेंथ है 260 नैनोमीटर के आसपास में। आयनाइजिंग रेडिएशन फ्री रेडिकल जनरेट करता था जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता था, ऑक्सीडाइज कर देता था, है ना। क्या क्या देखा, आयनाइजिंग रेडिएशन, मैं बार बार बोलती हूँ ताकि आपको अभी ही मेरी क्लास में सारा चीज़ याद हो जाए, बाद में पढ़ना ना पड़े। आयनाइजिंग रेडिएशन एंड सर्टेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स या केमिकल्स एंड केमिकल्स, व्हाट डू दे डू, they can generate which can oxidize DNA nitrogenous bases. Example oxo G adduct which paired with adenine. Alkylating agents, alkyl group ऐड करता था, बना O6 मिथाइल ग्वानिन। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस यहाँ पे बात हो रही है, वेवलेंथ ऑफ 260 नैनोमीटर, मतलब लोअर एनर्जी एंड में जो यूवी रेज हैं वो कैसे काम करते हैं। हायर एनर्जी वाले फ्री रेडिकल, सर्टेन नाइट्रोजीनियस बेसिस टू समथिंग एल्स, क्या है, दे लीड टू फोटोकेमिकल फ्यूजन ऑफ 2 पायरिमिडीज। अब यहाँ पे एक और चीज़ बात याद करने वाली है, वाटर की वजह से क्या होता था, यूरिनिक साइट डेवलप करता था, याद कीजिए। यहाँ पे पायरिमिडीन को प्रॉब्लम होती है, ठीक है।
वाटर की वजह से टूट के जो भी प्यूरिन ऐड होता था, अटैच रहता था शुगर के साथ में, वो चला जाता था एंड इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ ए प्यूरिनिक साइट। फिर हमने देखा था वाटर की वजह से डीएमिनेशन होता था, है ना। इस स्लाइड में मैंने जो भी पढ़ाया है अभी तक सब है। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन की वजह से पायरिमिडिन्स का डाइमर डेवलप कर जाता है, थाइमिन डाइमर डेवलप कर जाता है, आपको पता होगा थाइमिन डाइमर। थाइमिन और कहाँ हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, अल्काइलेटिंग एजेंट्स में देखा था, O6 मिथाइल ग्वानिन पेयर्ड विथ थाइमिन, याद कीजिए। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस लीड टू डेवलपमेंट ऑफ थाइमिन डाइमर, they lead to photochemical fusion of two pyrimidines, that is thymine, that is they lead to formation of thymine dimers। alkylating agents में O6 methyl guanine thymine से पेयर करता था, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में थाइमिन डाइमर डेवलप करता था, अल्काइलेटिंग एजेंट में मिथाइल ग्वानिन थाइमिन के साथ पेयर करता था। अगर नहीं याद रहता है तो AGT इस तरह से याद कर लीजिए, अल्काइलेशन O6 मिथाइल ग्वानिन थाइमिन, AGT, ठीक है। एक्ट ACT होता है, यहाँ पे AGT है। वैसे ही थाइमिन फिर से आ गया नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में, क्या होगा, दो एडजेसेंट पोजीशंस में सेम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में, मतलब यहाँ है थाइमिन, लाइक सपोज यहाँ थाइमिन है, इन दोनों को वो पेयर में कन्वर्ट कर देगा। और इसे ये होता कैसे है, साइक्लोब्यूटेन रिंग डेवलप कर जाता है बिटवीन कार्बन एटम्स 5 and 6 ऑफ एडजेसेंट थाइमिन्स। यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में, ये देखिए, अगर समझ लीजिए यहाँ A है TTA, यहाँ पे है TAAT, तो ये दोनों डाइमर में डेवलप कर जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए साइक्लोब्यूटेन रिंग है, साइक्लोब्यूटेन रिंग, एंड ये डेवलप किया है कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6 की वजह से, दो थाइमिन के बीच में, एंड दिस इज ड्यू टू नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, दैट इज हायर लोअर एनर्जी यूवी रेज। हो गया, आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट क्या हो सकता है, अब थाइमिन डाइमर तो बन गया, इन द केस ऑफ ए थाइमिन एडजेसेंट टू ए साइटोसिन। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या डेवलप कर सकती है, थाइमिन एक साथ है तो थाइमिन डाइमर बन जाता है। अब अगर कहीं पे थाइमिन है और उसके बगल में साइटोसिन है, तो वहाँ पे थाइमिन साइटोसिन एडक्ट बन जाता है। एक सेकेंड, ओके। अब अगर इन द केस ऑफ ए थाइमिन एडजेसेंट टू ए साइटोसिन, द रिजल्टिंग फ्यूजन इज ए थाइमिन साइटोसिन एडक्ट, ये भी याद रखना है, in which thymine is linked via its carbon atom 6 to the carbon atom 4 of cytosine, हम देखेंगे, ठीक है। These linked bases are incapable of base pairing and cause the DNA polymerase to stop during replication। आ गया समझ में, तो थाइमिन डाइमर की वजह से प्रॉब्लम आती है, नहीं तो थाइमिन साइटोसिन एडक्ट की वजह से। थाइमिन साइटोसिन एडक्ट याद कीजिए, एल्काइलेशन में O6 मिथाइल ग्वानिन थाइमिन के साथ पेयर करता था, ऑक्सीडेशन में ऑक्सो जी एडक्ट एडेनाइन के साथ पेयर करता था। हाइड्रोलिसिस में प्रॉब्लम आई थी, मैंने फॉर्मूला बनाया था CAGUHX, साइटोसिन यूरासिल में, एडेनाइन हाइपोजैंथिन में, ग्वानिन जैंथिन में, ए प्यूरिनिक साइट डेवलप किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ था, और वहाँ पे नेचुरल बेस, वहाँ पे भी थाइमिन डेवलप किया था, किसकी वजह से, साइटोसिन की वजह से आई थिंक, या मैं भी भूल गई। यस, 5 मिथाइल साइटोसिन की वजह से थाइमिन, ये भी देखा था हमने। यहाँ पे भी थाइमिन आया था 5 मिथाइल साइटोसिन की वजह से, तो ये हुआ था हाइड्रोलिसिस की वजह से, एल्काइलेशन की वजह से ये हुआ था, ऑक्सीडेशन की वजह से ये हुआ था, एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन की वजह से हुआ है थाइमिन डाइमर एंड साइटोसिन थाइमिन एडक्ट, CT। हो गया, याद रह जाएगा ये चीज़ें, इसको तुरंत अपने शॉर्ट नोट या जहाँ पे लिखते जहाँ से भूल नहीं, यहाँ पे एडक्ट बना है, साइटोसिन और थाइमिन दो अलग चीज़ें हैं, उसका एडक्ट है, कैसे, इन विच द थाइमिन इज लिंक्ड वाया इट्स कार्बन एटम 6 ऑफ थाइमिन एंड 4 ऑफ साइटोसिन। आई होप आप लोग का ये क्लियर हो गया। एंड ये रेप्लिकेशन को प्रॉब्लम करता है, रेप्लिकेशन नहीं होगा तो सेल जो है सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, एंड DNA डैमेज, ये बहुत हॉरिबल सिचुएशंस को लीड कर सकता है। हो गया। अब फिर आयनाइजिंग रेडिएशंस की वजह से जो भी प्रॉब्लम है, आयनाइजिंग रेडिएशन की वजह से जो हमने देखा अभी, अगर
आयनाइजिंग रेडिएशन की वजह से जो प्रॉब्लम आई, उसके अलावा एक और प्रॉब्लम आ सकती है, डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स डेवलप कर सकते हैं, दोनों ही स्ट्रैंड में ब्रेक डेवलप कर जाएगा एंड उसकी वजह से और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स डेवलप करेगी। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कैसे ये हो सकता है। तो इट अटैक्स द डीऑक्सीराइबोज इन द डीएनए बैकबोन। आयनाइजिंग रेडिएशन का और एक प्रॉब्लम यहाँ हमने देखा, वहाँ हमने देखा था आयनाइजिंग रेडिएशन एंड सर्टेन केमिकल्स दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, उसकी वजह से ऑक्सीडेशन हुआ था। यहाँ पे जो हो रहा है इट लीड्स टू डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक। तो आयनाइजिंग रेडिएशंस कैन डायरेक्टली अटैक और आयोनाइज द डीऑक्सीराइबोज इन द डीएनए बैकबोन। वहाँ पे नाइट्रोजनियस बेसिस को अटैक कर रहा था, यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज को अटैक कर रहा है एंड इनडायरेक्टली इस वजह से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ के बारे में हमने देख चुका है, और नहीं तो डीऑक्सीराइबोज को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब इसकी वजह से क्या होगा, हमारे डीएनए जो है वो वैसा का वैसा नहीं रहेगा, इट लीड्स टू सर्टेन प्रॉब्लम्स। हम इसी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं एज एन एंटी कैंसर ड्रग। जो कैंसर के सेल्स हैं उन्हें मारने के लिए वी कैन यूज़ सर्टेन आयनाइजिंग रेडिएशंस एज मेडिसिन, जिसका एग्जांपल है ब्लियोमाइसिन, विच कैन कॉज ब्रेक्स इन डीएनए इन द कैंसर सेल्स एंड ब्लियोमाइसिन जो है इट कैन एक्ट एज ए ड्रग अलॉन्ग विथ आयनाइजिंग रेडिएशंस। तो आयनाइजिंग रेडिएशंस एंड एजेंट्स लाइक ब्लियोमाइसिन कैन कॉज डीएनए टू ब्रेक, आर सेड टू बी क्लास्टोजेनिक, which means broken, ये ध्यान रखेंगे। Certain bleomycin is a anti-cancer drug along with infrared ionizing radiations can lead to the DNA damage in case of cancer cells and these two things are called as clastogenic। यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, हो गया। तो यहाँ तक हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। अब हम बात करते हैं केमिकल्स की। Certain chemicals can act as बेस एनालॉग्स। अभी तक हमने देखा सर्टेन अल्काइलेटिंग केमिकल्स, सर्टेन केमिकल्स विच कैन लीड टू अल्काइलेशन, सर्टेन केमिकल्स विच अलॉन्ग विथ सर्टेन केमिकल्स विच अलॉन्ग विथ आयनाइजिंग रेडिएशंस कैन लीड टू ऑक्सीडेशन। अब हम देखेंगे सर्टेन केमिकल्स विच कैन कॉम्पीट विद द बेसिस एंड कैन एंटर इनसाइड द डीएनए विच कैन एक्ट एज बेस एनालॉग्स। यहाँ देख सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कुछ केमिकल्स की जो कि बेस एनालॉग की तरह काम करते हैं एंड सर्टेन इंटरकैलेटिंग एजेंट्स के बारे में बात करेंगे, क्या है वो देखते हैं। तो म्यूटेशंस आर आल्सो कॉज्ड बाय कंपाउंड्स दैट सब्स्टिट्यूट फॉर नॉर्मल बेसिस और स्लिप बिटवीन बेसिस टू कॉज एरर्स इन रेप्लिकेशन। मतलब म्यूटेशंस जो है वो सर्टेन केमिकल्स की वजह से होता है जो नॉर्मल बेसिस को रिप्लेस कर देते हैं, नहीं तो बेसिस के बीच में घुस जाते हैं। अगर ऊपर एक बेस है नीचे एक बेस है तो ये दो बेस है, इनके बीच में कुछ और केमिकल्स घुस जाएंगे जिसकी वजह से रेप्लिकेशन में प्रॉब्लम आएगी। दीज आर कॉल्ड एज इंटरकैलेटिंग एजेंट्स। सो और प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं इंटरकैलेटिंग एजेंट्स की वजह से एंड बेस एनालॉग की वजह से, ठीक है। विच टाइप ऑफ म्यूटेशन आर वेरी अफेक्टेड। ठाकुर बेटा कल बात करेंगे बेस एक्सीजन रिपेयर। एक्सीजन मतलब काट के हटाना, मतलब ऐसा बेस जो अबनॉर्मल है उसको काट के हटा देना। अभी हम म्यूटेशन नहीं, अभी हम एरर की बात करें। मैंने आपको बताया था अगर एरर ठीक नहीं होता है तो वो म्यूटेशन रह जाता है। तो एरर्स की बात कर रहे हैं, फिर हम पाथवेज की बात करेंगे जिनमें इन एरर्स को ठीक किया जाता है, ठीक है। तो अभी तक हमने मिसमैच रिपेयर पाथवे पढ़ लिया है, अब हम दूसरे पाथवेज के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। और सबसे हार्मफुल जो एरर की बात कर रहे हो आप या म्यूटेशन की बात कर रहे हो, जो भी अगर एरर रह जाएगा दैट विल बी वेरी हार्मफुल। सबसे ज़्यादा ब्रेक्स बहुत हार्मफुल है। जो डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स है ना वो ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सर्टेन बेसिस जो कि बेस एनालॉग की तरह काम करता है एंड इंटरकैलेटिंग एजेंट्स, ठीक है। तो बेस एनालॉग्स क्या है, दीज आर सिमिलर इनफ टू द प्रॉपर बेसिस। बस वो इतना सिमिलर होता है कि वो चला जाता है हमारे नाइट्रोजनियस बेसिस की जगह पे, ठीक। एंड बट वो नाइट्रोजनियस बेस तो नहीं होता है ना, वो बेस के जैसा होता है, नाइट्रोजनियस बेस तो नहीं होता है। इस वजह से स्ट्रक्चरल डिफरेंस जो थोड़े बहुत होते हैं वो बेस पेयरिंग नहीं कर पाते हैं। तो देयर इज इनएक्यूरेट बेस पेयरिंग एंड दिस लीड्स टू सम प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन प्रोसेस। अब उनका एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अभी तो कोई प्रॉब्लम है किसी को? आई होप सबको सब कुछ समझ में आ गया है। एक सेकेंड के लिए पॉज लेते हैं, जो कि आपको समझ में आ गया तो आगे बढ़ेंगे। और कितना बाकी है चेक कर लेते हैं। यस, थोड़ा और बाकी है, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला बेस एनालॉग का एग्जांपल है 5-ब्रोमोयूरासिल। ये एनालॉग है थाइमिन, फिर से थाइमिन आ गया, आपको ध्यान रखना है, फिर से थाइमिन आ गया।
एंड 5 ब्रोमो यूरासिल अगर है तो वो थाइमिन की जगह पे एंटर कर जाएगा। कैसे देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये है 5 ब्रोमो यूरासिल, ये कन्वर्ट हो जाएगा उसके इनॉल फॉर्म में। इनॉल फॉर्म मतलब या टॉटोमेरिज्म मतलब ही क्या होता है, मैंने आपको बताया था। टॉटोमेरिज्म मतलब लॉस या गेन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ देख सकते हैं ऑक्सो ग्रुप है 4th पोजीशन में, लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड हो गया एंड दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू दिस वन OH। तो 5 ब्रोमो यूरासिल थाइमिन की जगह पे एंटर कर जाता है। कैसे? 5 ब्रोमो यूरासिल जो है वो कीटो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वो इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, थाइमिन की तरह दिखता है एंड ग्वानिन के साथ में पेयरिंग कर लेता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। One of the most mutagenic base analog is 5 bromo uracil and an analog of thymine. The presence of bromo substituent allows the base to mispair with guanine. थाइमिन वैसे एडेनाइन के साथ पेयर होता, लेकिन थाइमिन की जगह पे 5 ब्रोमो यूरासिल एंटर कर जाता है और वो एडेनाइन की जगह पे पेयर कर जाता है ग्वानिन के साथ। तो TG यहाँ पे आ रहा है। 5 ब्रोमो यूरासिल बेस एनालॉग ऑफ थाइमिन मिस पेयर्स विथ ग्वानिन। ये बातें याद रखनी है। इससे पहले हमने देखा था साइटोसिन और थाइमिन। यहाँ देख सकते हैं साइटोसिन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है थाइमिन में ड्यू टू नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस एंड फॉर्म्स साइटोसिन थाइमिन एडक्ट। यहाँ देखा था हमने, है ना। फिर यहाँ देखा कि 5 ब्रोमो यूरासिल इज एन एनालॉग ऑफ थाइमिन विच पेयर्स विथ ग्वानिन। याद रखना पड़ेगा ये चीज़ों को। कैसे? 5 ब्रोमो यूरासिल गेट्स फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू इनॉल टॉटोमेर which is equivalent to thymine and it pairs with guanine, miss pairs with guanine. I hope आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। कृष्णानु बेटा कुछ प्रॉब्लम है क्या? कोई डाउट नहीं है ये बोल रहे हो या कुछ समझ नहीं आ रहा है ये बोल रहे हो? ओके, थैंक यू बेटा। आगे बढ़ते हैं। चलो, ये तो हो गया हमारा बेस एनालॉग, हमने पढ़ लिया। एक ही एग्जांपल था 5 ब्रोमो यूरासिल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंटरकैलेटिंग एजेंट्स, मैंने बोला इंटरकैलेटिंग एजेंट्स क्या करेंगे, जिस तरह से नाइट्रोजीनियस बेसिस एक के ऊपर एक स्टैक करते हैं। नाइट्रोजनियस बेसिस जो होते हैं ना वो ऐसे करके, जैसे कॉइन्स एक के ऊपर एक पूरा बिल्डिंग की तरह बनता है, वैसे नाइट्रोजनियस बेसिस जो है वो यहाँ रहेगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरह से एक एक करके, इस तरह से एक स्टैकिंग की तरह, स्टैक की तरह रहते हैं नाइट्रोजनियस बेसिस, ठीक है। एंड नाइट्रोजनियस बेसिस के बीच में कभी कभी कुछ केमिकल्स आ जाते हैं जिन्हें कहा जाता है इंटरकैलेटिंग एजेंट्स। तो दीज आर ऑल्सो फ्लैट मॉलिक्यूल्स like purines and pyrimidids and they bind or stack with each other in the double helix. Intercalating agents का एग्जाम्पल यहाँ पे है प्रोफ्लैविन, एक्रिडीन, एथिडियन। ये तीनों these cause addition or deletion of a base pair or even a few base pairs। मतलब प्रोफ्लैविन हो सकता है एंटर कर जाए और हो सकता है कुछ बेसिस को रिमूव कर दे, या प्रोफ्लैविन की वजह से कुछ ऐसा गड़बड़ हो जाए कि कुछ बेसिस ऐड हो जाए एंड के बीच में, बेसिस के बीच में एंटर कर गया। यहाँ समझ लीजिए प्रोफ्लैविन एंटर कर गया। म्यूटाजन इसको कहेंगे। इट कॉजेज द DNA पॉलीमरेज टू इंसर्ट एन एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड अपोजिट दैट सपोज एडेनाइन लगा दिया उसने, क्योंकि उसको यहाँ पे लगेगा कि ये भी नाइट्रोजनियस बेस है। इंटरकैलेटिंग एजेंट आके 3-4 को रिमूव करके आप खुद घुस जाए, ठीक है। प्रोफ्लैविन, एक्रिडीन, एथिडियम। ओके, डन। आगे बढ़े। ठाकुर बेटा नहीं, इसका PDF तो नहीं मिल सकता बेटा, आप मेरे स्लाइड्स ही जब मैं, नहीं तो ये पूरा के पूरा वाटसन से है, पूरा वाटसन से। मैं आपको दिखा देती हूँ वाटसन का कौन सा जगह से मैं पढ़ा रही हूँ। रुकिए मैं दिखा देती हूँ। वो खुला हुआ नहीं है, मैं मिनिमाइज़ नहीं की हूँ, मैं कल आपको दिखा दूँगी वाटसन का कौन सा एडिशन है, ठीक है। नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मैं जो क्लासेस कर रही हूँ, ठीक है बेटा। डन। तो ये हो गया। अब उसके बाद में इंसर्शन भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए, हाँ। कन्वर्सली इन द केस ऑफ इंसर्शन, डिलीशन में क्या होता है, इंसर्शन कैसे होता है वो आपको पता चल गया। डिलीशन में क्या होता है, द डिस्टॉर्शन टू द टेम्पलेट कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन इंटरकैलेटेड मॉलिक्यूल माइट कॉज द पॉलीमरेज टू स्किप अ मॉलिक्यूल। मतलब ऐसा हो सकता है कि इंटरकैलेटिंग एजेंट अगर बीच में हो तो उसकी वजह से एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाए डॉटर स्ट्रैंड में, ये हो गया इंसर्शन। डिलीशन भी हो सकता है जिसमें क्या होगा, अगर कोई इंटरकैलेटिंग एजेंट है उस वजह से DNA पॉलीमरेज जो है वो स्किप करके चला जाए उस एरिया पे और उसको कॉपी ही ना करे।
तो ये डिलीशन हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हमने देखी। एरर्स, अब हम एरर से बाहर निकलेंगे। एरर ऑलरेडी कर चुके हैं सारा चीज़, मैं फिर से रिपीट करा देती हूँ। वाटर की वजह से डीएमिनेशन, वाटर की वजह से एप्यूरिनिक साइट, अल्काइलेटिंग एजेंट की वजह से O6 मिथाइल ग्वानिन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से ऑक्सो ग्वानिन एडक्ट, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन की वजह से डेवलप किया थाइमिन डाइमर, साइटोसिन थाइमिन एडक्ट, आयनाइजिंग रेडिएशन की वजह से हुआ, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन की वजह से हुआ थाइमिन डाइमर, थाइमिन डाइमर, साइटोसिन थाइमिन एडक्ट, एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन की वजह से ये हुआ। फिर आयनाइजिंग रेडिएशन की वजह से एक और एक्स्ट्रा हो सकता है डबल स्ट्रैंड ब्रेक, बेस एनालॉग की वजह से गलत बेस पेयरिंग हो सकती है, इंटरकैलेटिंग एजेंट की वजह से इंसर्शन और डिलीशन हो सकता है। ये ओवरऑल था। क्या क्या? वाटर की वजह से डीएमिनेशन, एप्यूरिनिक साइट, एक अल्काइलेटिंग एजेंट की वजह से O6 मिथाइल ग्वानिन, ऑक्सीडेशन की वजह से, ऑक्सीडेशन किसकी वजह से? केमिकल्स एंड आयनाइजिंग रेडिएशन, उनकी वजह से ऑक्सो जी एडक्ट, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन की वजह से थाइमिन डाइमर, साइटोसिन थाइमिन एडक्ट, आयनाइजिंग रेडिएशन की वजह से फिर से डबल स्ट्रैंड ब्रेक, बेस एनालॉग की वजह से गलत बेस पेयरिंग, इंटरकैलेटिंग एजेंट की वजह से डिलीशन और इंसर्शन। सो ये ओवरऑल हमने सारे रिपेयर्स के, सारे एरर्स के बारे में देख लिया है। मेरे क्लास को देखेंगे, मैं याद भी कराई हूँ बीच बीच में, आप पूरे क्लास को अच्छे से देख लेंगे, आपको अपने आप ही सारा चीज़ याद हो जाएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम पढ़ते हैं इन चीज़ों का रिपेयर कैसे होगा। तो रिपेयर एंड टॉलरेंस ऑफ डैमेज, मतलब या तो इनको रिपेयर करो, नहीं तो ऐसा कुछ करो कि रेप्लिकेशन उस एरिया को स्किप करके आगे चला जाए, रेप्लिकेशन मैकेनिज्म। तो रिपेयर के लिए या तो बेस को काट के हटा सकते हैं, एक्सीजन रिपेयर जिसको बोलेंगे, गलत बेस है उसको काट के हटा दो, एक्सीजन रिपेयर कल देखेंगे। या तो फिर जो स्ट्रैंड अगर एरर है उसमें कट करके उसको हटा के उसको फिर से सिंथेसिस कर दो। तो इस तरह से बहुत सारे हम रिपेयर के मैकेनिज्म्स कल देखेंगे। अभी हम एक चीज़ देखते हैं विच इज़ डायरेक्ट रिपेयर ऑफ डैमेज या डायरेक्ट रिवर्सल ऑफ डैमेज। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे सम काइंड्स ऑफ डैमेज सच एज थाइमिन डाइमर और निक और ब्रेक इन डीएनए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में, उसको तुरंत ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद साइटोसिन अगर यूरासिल में कन्वर्ट हो गया तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स डेवलप कर सकती है। यूरासिल ग्वानिन के साथ मिसमैच कर जाता है, ग्वानिन नेक्स्ट जनरेशन में साइटोसिन के साथ करेगा, यूरासिल नेक्स्ट जनरेशन में एडेनाइन के साथ करेगा, एडेनाइन नेक्स्ट जनरेशन में थाइमिन। इस तरह से सारी प्रॉब्लम्स डेवलप करती है, ट्रांजिशन होने से प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बोला गया है। अगर प्रॉब्लम आई, एरर आई, तो रेप्लिकेशन में प्रॉब्लम आएगी और रेप्लिकेशन में हो सकता है ब्लॉक हो जाए, रेप्लिकेशन मैकेनिज्म ही ब्लॉक हो जाए, ट्रांसक्रिप्शन ही ना हो, ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है। ठीक है, सो मैकेनिज्म्स कल देखेंगे। पाथवेज, जैसे मिसमैच रिपेयर पाथवे देखा था, वैसे और भी बहुत सारे पाथवे हैं जो कल देखेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे। एरर हमने आज कवर कर दिया। अभी सिर्फ डायरेक्ट रिवर्सल, मतलब जिसमें किसी लंबे पाथवे की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली किसमें डैमेज को ठीक किया जा सकता है। मिसमैच रिपेयर रेप्लिकेशन के एरर को ठीक करना था। आज रेप्लिकेशन के अलावा बाकी एरर्स को हमने कंप्लीट कर लिया, वाटर की वजह से, अल्काइलेशन की वजह से, ऑक्सीडेशन की वजह से, आयनाइजिंग रेडिएशन की वजह से, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन की वजह से, बेस एनालॉग की वजह से, इंटरकैलेटिंग एजेंट की वजह से। तो इन चीज़ों की वजह से एरर्स देख लिया, रेप्लिकेशन की वजह से एरर देख लिया। अब कल से इन एरर्स की वजह से अभी एक सिंपल रिपेयर देख रहे हैं, डायरेक्ट रिवर्सल। ठीक है, बहुत ही सिंपल एरर का मैकेनिज्म है जिसमें का फर्स्ट एरर रखना ज़रूरी है। मिसमैच रिपेयर का लिस्ट मैं ऑलरेडी बहुत बार बना चुकी हूँ, आप अपनी कॉपी में तुरंत बना लीजिए। आज एरर को कैसे शॉर्ट में बनाएंगे तुरंत बना लीजिए अपने क्विक नोट्स में। इसी तरह से थाइमिन डाइमर, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये थाइमिन डाइमर है, मैं इसको एनलार्ज कर देती हूँ। थाइमिन अगर लग के हो तो उसको थाइमिन डाइमर में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ व्हाट, यूवी रे, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन की वजह से, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन की वजह से थाइमिन डाइमर कन्वर्ट हो जाता है। डार्क फोटोलाइज, डीएनए फोटोलाइज एंजाइम क्या करता है, लाइट एनर्जी को यूज़ करके देख सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर देता है, डार्कनेस में आके ये बाइंड करता है, और जैसे लाइट आता है कि उस एनर्जी को यूज़ करके थाइमिन डाइमर को में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे सिर्फ लाइट एनर्जी को यूज़ किया जाता है बाय डीएनए फोटोलाइज, डार्कनेस में आके बाइंड करता है, लाइट होता है। आई होप ये वाला तो काफ़ी ईजी है, इसमें कुछ समझना नहीं है। 6 मिथाइल ग्वानिन रिपेयर, O6 मिथाइल ग्वानिन क्यों बना था याद कीजिए, अल्काइलेशन की वजह से। ये था O6 मिथाइल ग्वानिन ना, ये नॉर्मल ग्वानिन है। यहाँ पे देखिए इस जगह पे मिथाइल ग्रुप ऐड होने से हमने इसको O6 मिथाइल ग्वानिन कहा था, याद कीजिए। एंड दिस वाज ड्यू टू अल्काइलेशन,
एंड ये जो है ये टी के साथ बाइंड करता है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? तो इन दिस केस ए मिथाइल ट्रांसफरेज रिमूव्स द मिथाइल ग्रुप फ्रॉम द ग्वानिन बाय ट्रांसफरिंग इट टू वन ऑफ इट्स साइड। सिस्टीन ट्रांसफरेज ही काम करता है एंड मिथाइल ट्रांसफरेज एक बार अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो वो आपने देखा डायरेक्ट रिवर्सल का एग्जाम्पल। कल से हम पूरा पाथवेज देखने वाले हैं। ये तो सिंपल सी चीज़ थी, इसके लिए इसको मैंने यहाँ इंक्लूड किया क्योंकि एरर के एक से ज़्यादा क्लास लगने वाली थी। सो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं इस सेशन को। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हमने अभी तक क्या पढ़ा? डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म में सबसे पहले हमने देखा म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन कब होता है, कैसे होता है। उसके बाद हमने रेप्लिकेशन कैसे होता है वो देखा, रेप्लिकेशन एरर आता है। फिर हमने देखा एल्काइलेशन की वजह से O6 मिथाइल ग्वानिन डेवलप कर जाता है। फिर हमने देखा फिर हमने देखा आयनाइजिंग रेडिएशन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की वजह से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज डेवलप कर जाते हैं। फिर हमने देखा नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन की वजह से थायमिन डाइमर एंड साइटोसिन थायमिन एडक्ट डेवलप कर जाता है। फिर हमने देखा आयनाइजिंग रेडिएशन की वजह से डबल स्ट्रैंड ब्रेक आ जाता है, डीएनए डबल स्ट्रैंड ब्रेक। फिर हमने देखा बेस एनालॉग्स की वजह से कितनी प्रॉब्लम आती है। फिर हमने देखा इंटरकैलेटिंग एजेंट्स की वजह से क्या प्रॉब्लम आती है। डीएनए डैमेज, जिसमें थायमिन डाइमर को डीएनए फोटोलाइज ने ठीक कर दिया बाय यूज़ ऑफ लाइट एनर्जी। फिर हमने देखा कैसे O6 मिथाइल ग्वानिन को मिथाइल ट्रांसफरेज ने आकर ठीक कर दिया, अपने सिस्टीन को मिथाइल ट्रांसफ़र कर दिया एंड मिथाइल ट्रांसफरेज दोबारा से रीयूज़ नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ विच इट इज़ अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया है। मैं जैसा जैसा बोली हूँ इस क्लास को वापस से एक बार देख लीजिए एंड उस नोट में ऐड करते जाइए, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है एक नोट अलग होना चाहिए जैसे कि मैं लिखती हूँ क्लास के वक्त में। यहाँ पे CAG UHX इस तरह से आप टेबल बनाएं कि हमारा सक्सेस रेट बढ़ जाए किसी भी एग्ज़ाम में या CSI नेट के एग्ज़ाम के लिए। सो 9 बजे हम स्पेशल सेशन में एक मोटिवेशन टाइप का टॉक होगा जहाँ पे बात करेंगे हम इन टॉपिक्स के बारे में। क्लास बंद होने के 9 बजे के अंदर में क्विक नोट्स को कंप्लीट कर लीजिए ताकि डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म वाला टॉपिक यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाए। वॉटसन का मैं पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ा रही हूँ। मेरी क्लासेस आर मोर दैन इनफ फॉर योर प्रिपरेशन। अगर आपने मेरी क्लासेस को सुन लिया, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर लिया और रिवाइज कर लिया, मोर दैन इनफ है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल हम एक्सीजन रिपेयर स्टार्ट करेंगे, इसके बाद से एक एक करके 26 तक आई थिंक सब कंप्लीट हो जाएगा डीएनए रिपेयर। फिर हम स्टार्ट करेंगे रिकॉम्बिनेशन, ट्रांसलोकेशन। ये टॉपिक होने के बाद में वी विल स्टार्ट विद जेनेटिक्स। आज टाइम टेबल की बात होगी। कल रात को 9 बजे वी विल टॉक अबाउट बीएड एग्जाम्स एज एन ऑल्टरनेटिव टू CSI नेट। अगर आप बीएड के लिए प्रिपेयर करेंगे तो कैसे क्या प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड टुमारो मे बी वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट ट्रांसलेशन। हम ट्रांसलेशन का भी रिकैप करेंगे एक ही सेशन में, वन शॉट रिविजन की तरह, ताकि आपका एक ही सेशन में पूरा टॉपिक हो जाए। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कृष्णानु बेटा, मैंने आपका मैसेज नहीं देखा था। ओके, थैंक यू, नो डाउट्स। ओके, थैंक यू ऑल।